ये कहानी गोविंदपुर नामक एक गांव की है। उस गांव की अनोखी बात ये थी कि जब लड़के 18 साल के हो जाते तो उन्हें उस गांव में रहने नहीं दिया जाता था। जैसे ही पता चलता कि कोई लड़का 18 साल का होने वाला है, वे उस लड़के को पढ़ाई के लिए बाहर भेज देते। श्याम और गोपाल को भी 18 साल का होने पर आगे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया गया। उन्होंने शहर में अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने गांव वापस आने का फैसला किया। तब गोपाल ने श्याम से कहा, श्याम, मैं अपने माता पिता को बताना चाहता हूँ कि मैं मीना से प्यार करता हूँ। इसीलिए मैंने सोचा है कि उनसे मिलवाने उसे अपने साथ हमारे गांव ले जाता हूँ। अच्छा फैसला है गोपाल। मैं भी अमृता से प्यार करता हूँ और अपने माता पिता को बताना भी चाहता हूँ, तो मैं भी उसे हमारे गांव ले चलता हूँ। चारों साथ चलते हैं। इस तरह वे गोविंदपुर गांव पहुंच गए। गोपाल और श्याम को देखकर उनके माता पिता ने उनसे कहा, तुम हमें बिना बताए गांव क्यों आ गए? इस गांव को तुरंत छोड़ दो और शहर चले जाओ। हम इतने सालों बाद आए हैं क्योंकि हम आपसे मिलना चाहते थे। आप ऐसे क्यों कह रही हैं माँ? हमें तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मेहरबानी करो हम बूढ़े माँ बाप पे। लेकिन श्याम और गोपाल ने अपने माता पिता की बात नहीं मानी। हम इसी गांव में रहेंगे। और वे अपने अपने घर चले गए। जब सब लोग उस रात को सो रहे थे, गोपाल अचानक जाग गया और जोर से चिल्लाता हुआ उस गांव के बाहरी इलाके की पहाड़ी की ओर भागा। उसका चिल्लाना सुनकर कुछ लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर वो वहां से कूद गया। उसके माता पिता श्याम और अमृता गहरे दुख में डूब गए। गोपाल की प्रेमिका मीना ने अमृता से कहा, मैं गोपाल से कितना प्यार करती थी। मुझे समझ नहीं आता कि गोपाल ने ऐसे क्यों किया। अब मेरा यहाँ रहने का क्या फायदा है? और वो वहां से चली गई। तब अमृता ने मन में सोचा, श्याम और गोपाल के माता पिता ने हमारे यहाँ आते ही हमसे गांव छोड़ने के लिए कहा था। मुझे पता करना चाहिए कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों कहा था। ये सोचकर वो गोपाल के माता पिता के पास गई। गोपाल के पिता ने अमृता को बताया, कुछ साल पहले हमारे गांव में सरला नाम की एक लड़की रहा करती थी। उसने इसी गांव में रहने वाले एक लड़के धीरज से शादी की, लेकिन कई साल तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ तो धीरज ने दूसरी लड़की से शादी कर ली। सरला ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर ली। जब धीरज ने दूसरी लड़की से शादी की थी तो किसी भी ग्रामीण ने उसे नहीं रोका। सरला अब एक शैतान बन गई है। 18 साल की उम्र तक पहुंचते ही इस गांव के लड़के उसी की तरह आत्महत्या कर लेते हैं। ये सुनकर अमृता बहुत घबरा गई कि शैतान का श्राप श्याम को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने कुछ करने और श्याम को बचाने की सोची। वो रात को ये सोचकर उस पहाड़ी पर गई कि श्याम वहां आएगा। जब सब सो रहे थे, श्याम जोर से चीखने लगा और उस पहाड़ी की ओर भागा। उसे रोकने के लिए कुछ लोग उसके पीछे दौड़े। अमृता ने श्याम को कसकर पकड़ लिया और उसे आत्महत्या करने से रोक लिया। जब वो नहीं मरा तो शैतान गुस्से में सामने आ गई। उसे छोड़ दे, उसे मरना होगा। छोड़ उसे। तुम उसे क्यों मारना चाहती हो? उसने तुम्हारा क्या बुरा किया है? वो तुम्हारा पति था जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया था। इन गांव वालों ने नहीं, श्याम ने नहीं, इन ग्रामीणों को उसने जो किया उसके लिए दंडित करना सरासर गलत है। तुमने अब तक कई लोगों को मार डाला है और उनके माता पिता को दुखी किया है। प्लीज एक बार उनके बारे में भी तो सोचो। अमृता उस शैतान के सामने रो पड़ी। ये सुनकर शैतान भी रो पड़ी और बोली, हाँ ये सच है। मैं अपने साथ हुए गलत बर्ताव का गुस्सा मैंने इस गांव के लोगों पर निकाला है और कई लोगों को मार डाला है। तुमने आज मुझे मेरी गलती का एहसास कराया है। मैं अपने इस श्राप से इस गांव को मुक्त करती हूँ। तब से उन सभी ग्रामीणों ने चैन की सांस ली। दिसपुर के एक गांव के पास एक नदी बहा करती थी। बहुत गर्मी पड़ने की वजह से उस नदी में पानी बहुत कम रह गया था। इससे उस नदी की सभी मछलियां बाहर दिखने लगी थीं और ग्रामीण उन्हें इकट्ठा करके अपने अपने घर ले जाने लगे थे। उस गांव में रहने वाले दो दोस्तों को जब ये बात पता चली तो
तो आपस में बात करने लगे। दोस्त चलो, हमें कहीं जरूरी जाना है। अरे भाई कहाँ, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तो पहला दोस्त बोला, अरे आसपास की कुछ खबर रहती भी है तुम्हें? गर्मी के कारण नदी में ना के बराबर पानी रह गया है। सभी लोग आसानी से मछलियां पकड़ ले रहे हैं। अगर हम जल्दी करें तो आज हम घर पर मछली करी बनाकर खा सकते हैं। ओह ये बात है, हाँ तो चलो फौरन चले। और दोनों दोस्त उस नदी के किनारे पहुंच गए। इस बीच 3 आदमियों ने उस नदी से एक बड़ी सी मछली को पकड़ लिया था और उसे नदी के पानी से बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे। अरे बाप रे, इतनी बड़ी मछली? हाँ दोस्त, बहुत बड़ी है। वो तीनों उस मछली को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनो दोस्त, ध्यान से मेरी बात। हमें उन 3 लोगों को कुछ ऐसा कहना है कि वो मछली को छोड़ दे। फिर अगर हम उस मछली को काटकर उन टुकड़ों को बेचेंगे तो जबरदस्त मुनाफा कमाएंगे। वाह गजब का आइडिया है दोस्त। फिर वो दोनों उन तीनों लोगों के पास गए और उनसे पूछा, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग भैया? उनमें से एक ने कहा, दिखाई नहीं देता है क्या तुमको? हम इस मछली को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आओ और तुम भी हमारी मदद करो, फिर हम इसे बराबर बांट सकते हैं। दिमाग घर पर छोड़कर आए हो क्या भैया? इतनी बड़ी मछली को बाहर लाने से तो ये पूरे गांव को ही निकल जाएगी। इसकी करी बनाने से पहले हम खुद इसके पेट में पहुंच जाएंगे। इस बात से वे तीनों असमंजस में पड़ गए। तभी मछली ने जोर से अपनी पूंछ को ऊपर नीचे किया तो दोनों जोर से चिल्लाए, ओ नहीं, इसे तो गुस्सा आ रहा है, चलो भागो, अगर हम यहाँ रहे तो ये हमें खा जाएगी। और उन्होंने वहां से भागने का नाटक किया। उनकी बातों में आकर वे तीनों भी डर गए और वे वहां से भी भाग गए। जैसे ही वे वहां से भाग गए, ये दोनों दोस्त हाथ हिलाते हुए वापस आ गए और एक दूसरे से कहा, डर कर भाग गए बेचारे, लेकिन अब इस बड़ी मछली को हम दोनों कैसे निकाल पाएंगे? अरे हो जाएगा, अगर कोई और आता है तो मैं उन्हें डरा के भगा दूंगा। तब तक तुम जल्दी से जाकर अपनी लॉरी ले आओ। उसकी मदद से हम मछली को बाहर खींच लेंगे और लॉरी में चढ़ाकर बाजार ले जाएंगे, फिर मोटे दामों में बेचेंगे। ठीक है दोस्त, मैं अभी लेकर आया ट्रक। तुरंत वो अपना ट्रक लेकर आ गया। फिर उन दोनों ने उस बड़ी मछली को पानी से बाहर निकाला और उस लोडर में रख दिया। हाँ, बहुत बड़ी और भारी मछली थी। ये काम मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं। हम ये करने में कामयाब रहे। अब चलो इस मछली को बेचते हैं। उम्मीद है कि हम बड़ी रकम कमाएंगे। हाँ दोस्त, हमें ये जगह जल्दी से छोड़ देनी चाहिए। किसी ने देख लिया तो जबरन बात का पतंगड़ बनाएगा। ठीक है दोस्त, गांव के रास्ते से जाना ठीक नहीं होगा। एक और रास्ता है, चलो हम उस रास्ते से बाजार चलें। और फिर दोनों दोस्त चुपके से उस मछली को पड़ोस के गांव के बाजार में ले गए और मछली के बड़े बड़े टुकड़े करके बेचने लगे। पूरी मछली बिक गई और उन्होंने मोटी कमाई की। वाह वाह, बढ़िया रहा। हमने सिर्फ एक दिन में इतना सारा पैसा कमाया। आज का दिन बड़ा लकी था। हाँ दोस्त, उन तीनों को जो उल्लू बनाया। दोनों दोस्तों ने उन तीनों आदमियों का खूब मजाक उड़ाया। इस तरह उन्होंने उस बड़ी मछली को बेचकर जबरदस्त कमाई की और दोनों अमीर आदमी बन गए। एक गांव में ललिता और किरण का एक विवाहित जोड़ा रहता था। उन्होंने एक बकरी पाली हुई थी क्योंकि डॉक्टर ने उनसे कहा था कि बकरी का दूध सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन किरण उस बकरी को घास नहीं खिला रहा था क्योंकि वो दूध नहीं दे रही थी। बकरी सोचने लगी, मुझे बहुत भूख लग रही है। अगर वे इसी तरह मुझे भूखा रखेंगे तो मैं तो मर ही जाऊंगी। ललिता ने किरण से पूछा, किरण, तुम उस बकरी को घास क्यों नहीं दे रहे हो? वो पहले से बहुत कमजोर हो गई है, शायद इसीलिए दूध नहीं दे रही। यदि तुमने घास नहीं दी तो वो बेचारी मर जाएगी। कुछ नहीं होगा, 2 दिन भूखी रहेगी तो अपने आप दूध देने लग जाएगी। लेकिन तब तक जिंदा बचेगी तब ना। तब मैं क्या करूं? मैं उस बकरी को घास दूं? अच्छा ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, लेकिन ये दूध नहीं दे रही तो मैं घास वास कुछ नहीं लाया। तो फिर इसे बाहर भेज दो, बकरी बाहर ही चर लेगी और फिर वापस आ जाएगी। ये अच्छी बात कही तुमने, फिर मुझे इसके लिए घास लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसने बकरी को बाहर भेज दिया। इससे बकरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन बेचारी को बाहर भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला। शाम ढलते बकरी को एक सब्जी का खेत दिखा। जब वो वहां चरने लगी तो उस खेत की देखभाल करने वाले ने उसे देख लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। बकरी दर्द को सहन नहीं कर पाई और वहां से भाग गई।
मुझे तो कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा है। हे भगवान, मुझ भूखी पर दया कर। बकरी बेहद कमजोर हो जाने से बेहोश हो गई। एक पेड़ पर रहने वाली प्रेतात्मा ने उसे देखा और सोचा, मुझे इस बकरी की हालत का पता है। इसके मालिक ने इसे बाहर भेज दिया। जब ये खेत में घास चरने लगी तो खेत की देखभाल करने वाले ने इसकी पिटाई कर दी। कमजोरी और फिर ऊपर से पिटाई, बेचारी बेहोश हो गई। मुझे इस बकरी की मदद करनी चाहिए। ये सोचकर वो प्रेतात्मा उस बकरी के शरीर में घुस गई और उस आदमी को 2 सींगों से रौंद डाला जिसने उसकी पिटाई की थी। फिर वो बकरी वहां से फौरन भाग गई। वो आदमी इस अचानक हमले से नीचे गिर गया। हे भगवान, किस तरह की बकरी बनाई है तूने? इतने जोर के मारा, किसी पहलवान की तरह हमला किया था मुझ पर। फिर वो बकरी वापस उस घर गई और वहां रखा खाना खाने लगी, जिसे देखकर ललिता गुस्से में बकरी को पीटने वाली थी। फौरन वो बकरी प्रेतात्मा में बदल गई और बोली, अगर बकरी को गलत तरीके से छुआ भी तो जान से जाओगी। ये देखकर ललिता वहां से भाग गई और अपने पति के पास गई। किरण, एक प्रेतात्मा, बकरी, एक प्रेतात्मा। प्रेतात्मा, बकरी, अरे क्या हुआ? क्यों डरी हुई हो? कोई प्रेतात्मा ने हमारी बकरी को काबू में कर लिया है। क्या? कैसी बहकी हुई बातें कर रही हो तुम? अरे मैं पूरे होश में हूँ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इतना कहकर ललिता उसे उस बकरी को दिखाने ले गई, लेकिन वहां कोई बकरी नहीं मिली। कहाँ है बकरी? प्रेतात्मा दिखाओ। किरण, मैंने यही देखी थी। इतना कहकर ललिता ने पूरा घर तलाश डाला। बकरी उनकी खाट पर सो रही थी। ये क्या? तुमने उस बकरी को पलंग पर सुला दिया? ये बकरी इतनी सगी है क्या तुम्हारी? मैंने नहीं सुलाया बकरी को इस पलंग पर, वो प्रेतात्मा है। मेरी नजर इतनी तो अच्छी है ललिता, वो बकरी है। आज तुमने उसे पलंग पर सुला दिया, कल क्या करोगी? बकरी को नहलाकर, स्कूल ड्रेस पहनाकर स्कूल भेजोगी क्या? रुको, मैं इस बकरी को पढ़ाता हूँ पाठ। इतना कहकर वो उस बकरी को मारने आगे बढ़ा। तुरंत बकरी प्रेतात्मा में बदल गई और बोली, क्यों किरण, तुम पीटोगे मुझे? अगर तुमने इस बकरी को हाथ भी लगाया ना तो मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी। कितने पापी और बेरहम हो। अगर बकरी दूध नहीं देती तो क्या कोई खाना बंद कर देगा? इस बकरी का खाना बंद करने की बजाय इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था कि वो दूध क्यों नहीं दे रही है। अगर तुमको 4 दिन तक खाना ना दिया जाए तो कैसा रहेगा? और फिर उस प्रेतात्मा ने किरण की जमकर पिटाई कर दी। ओ नहीं, मुझे मत मारो, मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं बकरी की देखभाल करूंगा, तुम भी यही रहो और देखो, तुम जो भी खाना चाहोगी मैं तुमको भी ला कर दूंगा। ये हुई ना बात। तब से वो प्रेतात्मा भी उस घर में रहने लगी और वो जो चाहती थी उसे खाने को मिलता था। शैतान से पिटकर किरण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फिर बकरी की अच्छे से देखभाल करना शुरू कर दी।